रीबर्थ ऑफ प्रिंसेस लव एपिसोड 10। हाँ लारा, अभिमन्यु को कॉल करके बुलाओ या फिर एक काम करो, तुम सीधा कनक को कॉल करो। इतनी सी बात के लिए अभिमन्यु को डिस्टर्ब करना सही नहीं है, तुम कनक को ही कॉल करो, मिसेस सिंघानिया ने कहा और फिर जानबूझकर कनक अभिमन्यु की मोम को कॉल करने के लिए बोल दिया। वो जानती थी अभिमन्यु उनके बेटी को जरा भी भाव नहीं देता है, वही कनक उस पर अपनी जान निछावर करती है, सो उसने कनक जी को ही कॉल करने के लिए बोल दिया। और लारा ने किया भी वैसे ही, उसने कनक जी को कॉल करके यहाँ की सारी बातें बढ़ा चढ़ाकर बता दी और तो और ये भी बताया कि शौर्या ने किस तरह से अभिमन्यु की इंसल्ट की, वो भी एक बार नहीं बार बार। वो भी ये बात अच्छे से जानती थी, उसकी इंसल्ट का असर कनक जी पर पड़ेगा लेकिन इतना उन्हें अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन वही अगर उसने उन्हें ये बता दिया कि शौर्या ने उनके बेटे अभिमन्यु की इंसल्ट की है, वो बहुत गुस्से में आ जाएंगी और इस बात का पूरा फायदा उसने उठाया। वो इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहती थी और शौर्या को पूरी तरह से उन सभी के पूरे राठौड़ फैमिली के नज़रों में गिराना चाहती थी। कुछ ही मिनट बाद कनक राठौड़ का कॉल मिसेस राव को आ गया और उस कॉल को देखकर वो एक पल कंफ्यूज हो गई। ऐसा नहीं था कि वो कनक जी से डरती थी, बिजनेस वर्ल्ड में उनकी पोजीशन भी काफ़ी ऊंची थी और उनके पोजीशन को आसानी से गिराया नहीं जा सकता था, बट फिर भी हर कोई जितना हो सके उतना अभिमन्यु राठौड़ से दुश्मनी न मोल लेने की ही कोशिश करते थे। मिसेस राठौड़ आखिर में मिसेस राव ने उनका कॉल उठा ही लिया। उन्हें लगा कि शायद जब वो मिसेस बुंदेला मृणाला जी से बात करेगी तब उनका गुस्सा कम हो जाए। मिसेस राठौड़, उस बच्ची ने कुछ भी नहीं किया है और वो मिसेस मृणाल बुंदेला के साथ आए हैं, आप उनसे बात कर सकती है, मिसेस राव ने साफ साफ तौर पर कह दिया और अगले ही पल उनका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। उसके तुरंत बाद मृणाल जी का कॉल रिंग होने लग गया। मृणाल जी वहां से दूर चली गई और उन्होंने उनका कॉल रिसीव किया। कनक, शौर्या मेरी बेटी है, मेरी वही बेटी जो सालों पहले हमसे बिछड़ गई थी और हमें लगा था कि वो अब नहीं रही है, लेकिन किस्मत का हकेल तो देखो, वो हमें मिल गई और तुम जानती हो वो किसके वजह से मिली है, अभिमन्यु की वजह से। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मृणाल जी ने कनक जी के कुछ बोलने से पहले ही सारी बातें उन्हें शॉर्ट में बता दी और कनक जी को सूझा ही नहीं कि वो क्या कहे। ये सच था कि मिसेस सिंघानिया कनक जी की काफ़ी अच्छी फ्रेंड थी, लेकिन मृणाल जी वो उनके लिए उनकी बहन थी और अब जब उन्होंने ये सारी बातें सुनी तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो क्या और कैसे रिएक्ट करे। तुम्हारी बेटी? कनक जी ने फिर एक बार कंफर्म करने के लिए सवाल किया। हाँ मेरी बेटी, शौर्या बुंदेला, मृणाल जी का कहना और कनक जी फिर एक बार चुप हो गई। मृणाल, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी और ये तुम्हारी बेटी की पहली गलती है, इस वजह से मैं उसे माफ़ भी कर दूंगी, लेकिन अगली बार उसने मेरे अभिमन्यु के बारे में कुछ कहा तो याद रखना, मैं उसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूंगी, कनक जी ने साफ तौर पर कह दिया। अभिमन्यु की बेइज्जती करने वाले किसी को भी, वो फिर चाहे लड़की हो या कोई लड़का, चाहे जो कोई भी, कनक जी उसे माफ़ नहीं करने वाली थी। लेकिन जब उन्होंने सुना को शौर्या मृणाल जी की खोई हुई बेटी है तो उनके फ्रेंड के लिए उन्होंने ये बर्दाश्त कर लिया। लेकिन शौर्या की छवि उनके नज़रों में उतर चुकी थी। उन्हें लगा था कि शौर्या एक बहुत हो घमंडी लड़की थी और उसका घमंड उसके अमीर माँ बाप के पास आने की वजह से और बढ़ गया था। जाहिर था अब कोई इतना सारा पैसा पौवा देखनेगा तो उसमें घमंड तो आना ही था। शौर्या भी ये सब कुछ देखकर बिगड़ गई थी और उसके पौवा का गलत यूज कर रही थी। यही सोच उनकी शौर्या के बारे में बन गई और कहीं ना कहीं ये बात मृणाल जो को भी समझ में आ गई। कनक, शिवेश भाई वहाँ है क्या? मृणाल जी ने अचानक से सवाल किया और कनक जी एक पल चुप हो गई। हाँ मृणाल, बोलो। ये शिवेश राठौड़ की आवाज़ थी, अभिमन्यु के डैड, जो कि मृणाल जी को उनकी छोटी बहन की तरह मानते थे। शिवेश भाई, अभिमन्यु यहाँ कुछ देर में आता ही होगा एंड आई वांट कि यहाँ जो कुछ भी होने वाला है वो आप दोनों अपनी आंखों से देखो। न ही मैं मेरी बेटी के लिए कोई सफाई दूंगी और ना ही लारा के खिलाफ कुछ कहूंगी। आई कनो कि आप दोनों लारा को पसंद करते हैं और आप दोनों ने उसकी बुरी आदतों को भी अपना लिया है, बट उसके बावजूद भी मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ होने वाला सब कुछ अपने आंखों देखें। फोर्स नहीं करूंगी, बट रखती हूँ अब, मृणाल जी ने कहा और फिर कॉल कट करके शौर्या के पास वापस आ गई। कनक, तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? शिवेश ने कनक जी से सवाल करते हुए कहा और वो थोड़ी हैरान, थोड़ी कंफ्यूज होकर उनके पास देखने लग गई। वो जानती थी कि लारा थोड़ी बिगड़ी हुई है, उन्होंने उसके बारे में कुछ अफवाहें भी सुनी थी, लेकिन ये भी सच था कि लारा अभिमन्यु से सच्ची मोहब्बत करती थी और वो अमीर थी और उतनी ही खूबसूरत भी, तो थोड़ा घमंड तो चलता ही है ना। यही सोचकर उन्होंने लारा की गलतियों का और उन सारे अफवाहों को नज़रअंदाज कर दिया था।
मैं नहीं जानती, बट मृणाल ने कहा कि अभिमन्यु उसे पसंद करता है। मैं खुद कंफ्यूज हूँ, शिव कनक जी ने कहा, और कुछ देर तक सोचने के बाद शिवेश जी ने वहाँ के सीसीटीवी हैक कर लिए। वो एक बहुत बड़े हैकर थे और उतने ही जीनियस भी, सो उनके लिए वो की फुटेज हैक करना कुछ सेकंड्स का ही काम था। योजक चिन्ह वही दूसरी, और लारा दिल ही दिल बहुत खुश हो रही थी। हालांकि वो नहीं जानती थी कि कनक जी शौर्या को कैसे सबक सिखाएंगी, लेकिन इस बात का उसे यकीन था कि वो उसके साथ जरूर कुछ न कुछ बड़ा ही करेगी। आखिरी उस शौर्या ने उन एक बेटे की इंसल्ट जो की थी, वो शौर्या की तरफ देखते ही दिल मुस्कुरा रही थी और उसकी बर्बादी की दुआ कर रही थी। क्या अभिमन्यु यहाँ नहीं आने वाले हैं? शौर्या ने उसकी तरफ देखकर सवाल किया और लारा गुस्से से उसकी तरफ बढ़ गई। तुम बदतमीज लड़की, तुम्हारी औकात नहीं है अभिमन्यु का नाम अपने जुबान पर लेने की, इसीलिए आइंदा से तुमने उसका नाम लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, लारा ने कहा। उसका दिल तो शौर्या को बुरी तरह से पीटने का कर रहा था। शिवेश जी ने भी जल्दी ही सीसीटीवी हैक कर लिए थे और उनकी नजरें इस वक्त लारा और शौर्या पर थी। वो दोनों शौर्या को बस देखते ही रह गए। सच में जितना उन्होंने सोचा था उससे कई गुना ज्यादा खूबसूरत थी शौर्या। आह, ये खूबसूरत है, और शायद इसी वजह से घमंडी भी। कनक जी ने शौर्या की तारीफ तो की ही, लेकिन उन्हें लगा कि उसके इसी खूबसूरती की वजह से वो घमंडी भी है। उनकी बात सुनकर शिवेश जी ने उसकी तरफ देखा। वेल, मैं ये नहीं कहूंगी कि उसे घमंडी नहीं होना चाहिए, उसका नेचर उसका अपना मसला है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है तब तक जब तक वो मेरे बेटे की इंसल्ट ना करे, कनका जी ने साफ तौर पर कह दिया। किसी को जज करने की आदत नहीं थी उन्हें। आफ्टर ऑल हर किसी को अपने मन के मुताबिक जीने का हक था और उनका मानना भी यही था कि जिसे जैसा जीना है, जैसा बर्ताव करना है वो करे। बस बात उनके फैमिली पर, उनके बेटे पर नहीं आनी चाहिए थी। वो सब बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन उनके फैमिली को, स्पेशली उनके बेटे को कुछ कहे वो उनसे बर्दाश्त नहीं था। कनक, जाने दो, शिवेश जी उनसे अखना तो बहुत कुछ चाहते थे, पर फिर वो चुप हो गए और फिर से स्क्रीन की तरफ देखने लग गए। शौर्या अब भी उतने ही एटीट्यूड के साथ वह बैठी हुई थी। मृणाल जी भी उसके पास आकर रुकी थी और वो अभिमन्यु के आने का इंतजार कर रही थी। उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा और अगले 5 मिनट के अंदर ही अभिमन्यु वहां आ गया। क्या कनक आंटी ने अभिमन्यु को मेरे लिए यहाँ भेजा है? शायद ऐसा ही होगा। अब मैं इस लड़की को देखती हूँ, लेकिन क्या उन दोनों के बीच सच में रिलेशन होगा? लारा अभिमन्यु को देखकर काफी खुश हो गई थी। पहले भी कई बार कनक जी के कहने पर अभिमन्यु ने उसे सपोर्ट किया था, भले ही उसने उसका साथ ना दिया हो, कि वो उसके अगेंस्ट भी नहीं था। सो उसे देखकर लारा को एक उम्मीद जगी, लेकिन फिर उसे शौर्या और अभिमन्यु का एक साथ होना याद आया और उसकी उम्मीद डगमगाने लग गई। अभी लारा अपने चेहरे पर मासूम एक्सप्रेशन लेकर उसके पास आ गई और वो उसका हाथ पकड़ने को ही हुई थी कि अभिमन्यु ने उसे बुरी तरह से इग्नोर कर दिया और शौर्या की तरफ अपने कदम बढ़ने लग गया। अभिमन्यु, लारा गुस्सा हो गई उसकी इस हरकत से और उन्हें देखने वाली कनक की आंखें भी छोटी हो गया। क्या सच में मृणाला जैसे कह रही थी वैसे अभिमन्यु को शौर्या में इंटरेस्ट है? उन्होंने शिवेश जी से ही सवाल किया। पहले उन्हें इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, कैसे भरोसा होता उन्हें। वो जानते जो थे कि उनका बेटा दुनिया का सबसे बड़ा अनरोमांटिक इंसान है। वो इतना बोरिंग है कि वो लड़कियों को अपने आसपास बर्दाश्त भी नहीं कर सकता था। वेल, वो ये बात खुलकर कहना नहीं चाहते थे कि, लेकिन कभी कभी उन्हें शक भी हो जाता कि कहीं उनके बेटे को लड़कों में तो इंटरेस्ट नहीं, बट फिर भी वो बेचारे अपने दिल को तसल्ली दे देते कि वैसा कुछ भी नहीं है। और यही वजह थी कि वो लारा को लेकर उसके पास जिद कर रहे थे। बट अब अभिमन्यु को सीधा शौर्या की तरफ जाता हुआ देख उन दोनों की भुवें ऊपर हो गई। प्रिंसेस, आर यू ओके? अभिमन्यु की वो फिक्र भरी आवाज, और यहाँ शिवेश जी चेयर से नीचे गिरते गिरते बच गए। ये तुम्हारा बेटा ही है ना कनक? शिवेश जी ने सवाल किया और कनक जी उन्हें घूरकर देखने लग गई। वो छोड़िए, पहले ये बताइए कि क्या उसने उस लड़की को प्रिंसेस कहकर पुकारा? कनक जी ने सवाल किया और शिवेश जी जल्दी से उठकर वापस चेयर पर आ गए और स्क्रीन की तरफ गौर से देखने लग गए। हम शौर्या ने धीरे से कहा और लारा की तरफ देखा। मन, वो लड़की कह रही थी कि मुझे हक नहीं है आपको अपने नाम से पुकारने का। शौर्या के ये लफज, और अभिमन्यु ने पीछे मुड़कर लारा की तरफ देखा। अभी जब वो शौर्या की तरफ देख रहा था तब उसके चेहरे पर कितने प्यार भरे शांत एक्सप्रेशन थे, और वही लारा एक की तरफ देखते वक्त उसके चेहरे पर के एक्सप्रेशन किसी डेविल की तरह हो गए। अभी तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ और तुमने इस लड़की का हाथ क्यों पकड़ा? लारा गुस्से से पागल हो गई थी। अभिमन्यु का यहाँ आना, उसे इग्नोर करना,
शौर्या को प्रिंसेस कहना और तो और उसके तरफ देखने वाली नजरें, सब कुछ कितना सॉफ्ट स्मूथ प्यार भरा था। और वही जब उसने उसकी तरफ देखा तो कितनी रूखी गुस्से भरे एक्सप्रेशन दिए। गुस्सा तो उसे आना ही था। वही अभिमन्यु की एंट्री ने वहां के पूरे माहौल को बदला कर ही रख दिया था। मिसेस राव और मिस्टर राव पहले ही जो हो रहा था उसे देखकर काफी परेशान थे और ऊपर से अभिमन्यु का यहाँ आना, वो और परेशान हो गए। बट अभिमन्यु जो सीधा शौर्या के पास आ गया, उससे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि वो के सारे गेस्ट को भी समझ नहीं आ रहा था। वो तो ठीक था कि उन्होंने मीडिया को पार्टी हॉल से बाहर निकाल दिया था, वरना कल के नेस में क्या क्या आता और क्या क्या तहलका मचता इसका अंदाज कोई भी नहीं लगा सकता था। वाइफ, शौर्या ने ये लफ्ज धीरे से बुदबुदाया और अगले ही पल अभिमन्यु ने उसके दोनों हाथ को थमा लिया। कुछ भी बेफुजूल की बातें मत सोचो, मेरा और उसका कोई रिलेशन नहीं है, अभिमन्यु ने अगले ही पल एक्सप्लेन कर दिया। ये बातें करना भी सीख गया, कनक जी मुंह बनाते हुए कहा और शिवेश जी ने ना में सर हिलाया। अभिमन्यु उनसे बात करते हुए भी हूँ और हाँ के अलावा और कुछ नहीं बोलता था। और अब शौर्या के लिए इतने सारे वर्ड्स मैं नहीं सोचूंगी, मैं तुम पर पूरा भरोसा करती हूँ, शौर्या ने प्यार से उसके आंखों में देखकर कहा और अभिमन्यु के ओठों पर स्माइल आ गई। क्या हुआ था यहाँ? आंटी ने मुझे इस तरह ही यहाँ क्यों बुलाया? अभिमन्यु ने प्यार से शौर्या के चेहरे को थामा और उतने ही प्यार से उससे सवाल किया। उसे देखने वाले और उसे जानने वाले अभिमन्यु के इस गेस्चर को देखकर हैरान तो हो ही गए, लेकिन साथ ही में उन सबको ये शक हुआ कि क्या वो सच में अभिमन्यु राठौड़ है। शौर्या ने उसे सारी बातें बता दी और उसकी हर एक बात सुनकर अभिमन्यु के चेहरे पर गुस्सा छाने लग गया। उसने आंखें बंद कर ली और अगले ही पल मिहिर को कुछ मैसेज कर दिया। अभिमन्यु अब भी शौर्या की तरफ देख रहा था। वह उससे धीरे धीरे कुछ तो कह रहा था जो वह मौजूद किसी को भी समझ नहीं आया, लेकिन अगले ही पल उसके गार्ड्स वहां आ गए और 1 मिनट के अंदर ही मिसेस सिंघानिया और लारा को वहां से लेकर चले गए। मिसेस राव, आई थिंक आपको अब ऑक्शन शुरू कर देना चाहिए। प्रिंसेस, तुम्हें जो भी चाहिए होगा मुझसे कहो, मैं वो तुम्हारे लिए ले लूंगा, अभिमन्यु ने प्यार से कहा। अभी बस कुछ ही मिनट्स में, लगभग 1 या 2 मिनट्स में सिंघानिया फैमिली का नामो निशाना वहां से मिट गया था और जाते हुए उन गार्ड्स की टीम ने सबकी तरफ कुछ ऐसे नज़र से देखा था कि उन सबको समझ आ गया यहाँ जो भी हुआ है उसे आइंदा से अपने जुबान पर लाने की हिम्मत कोई भी नहीं करेगा, वरना उनका अंजाम क्या होगा इसका अंदाज भी वो नहीं लगा पाएंगे। वो सब उन नज़रों को अच्छे से समझ गए थे और इसीलिए वो सभी चुप हो गए। अगर मिस शौर्या मिस्टर अभिमन्यु राठौड़ की होने वाली वाइफ है तो वो मिसेस मृणाला के साथ यहाँ क्यों आए? ये सवाल सबके दिमाग में दौड़ रहा था, मगर उस सवाल को अपने जुबान पर लाने की हिम्मत किसी ने भी नहीं की। मिसेस राव और मिस्टर राव ने भी गहरी सांस छोड़ी और फिर बिना देरी करे ऑक्शन की शुरुआत कर दी। आज का ये ऑक्शन काफी बड़ा था और इम्पोर्टेंट भी। मिस्टर राव ने स्पेशली अनाउंस किया था कि आज इस ऑक्शन में जो भी चीजें नीलाम होंगी उसका एक हिस्सा ऑर्फनेज को डोनेट किया जाएगा। इसीलिए इस ओकेजन को मीडिया का भी भरपूर सपोर्ट मिल रहा था। वेल, अगर बात राठौर फैमिली और बुंदेला फैमिली की ना होती तो आज जो भी यहाँ हुआ है वो जरूर न्यूज़ में आ जाता, बट उन दोनों फैमिली का डर ही ऐसा था कि कोई भी यहाँ की बात बाहर निकालने की हिम्मत नहीं करने वाले थे और ना ही मीडिया कुछ करने वाली थी। वेल, उन्हें भनक तो लगी थी कि अंदर कुछ हो रहा है, लेकिन राठौर फैमिली के गार्ड्स को देखकर ही वो चुप हो गए और बाहर ही रहे। आई थिंक तुम दोनों को साथ ही में बैठना चाहिए, मृणाल जी ने कहा और वहां से वो फिर मिसेस राव के तरफ चली गई। उनकी बात सुनकर अभिमन्यु खुश हुआ तो वही शौर्या के ओठों पर शर्म भरी मुस्कान आ गई। आह, ये लड़का बदल गया है, शिवेश ने आह भरते हुए कहा और कनक जी की तरफ देखने लग गए। तुम्हें क्या हुआ? शिवेश जी ने सवाल किया। वो उन्हें किसी सोच में गूंग दिखी। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, फिर शौर्या अभी की इंसल्ट क्यों करेगी? लारा ने मुझसे झूठ क्यों कहा? कनक जी ने सवाल किया और उनकी बात सुनकर शिवेश जी भी गहरी सोच में पड़ गए। मैं किसी को पता लगाने को कहता हूँ, शिवेश जी कहकर फिर से स्क्रीन के तरफ देखने लग गए। अभिमन्यु और शौर्या एक दूसरे के करीब बैठे थे और हमेशा इमोशनलेस रहने वाला उनका बेटा फिलहाल उस लड़की के तरफ बहुत ही प्यार से देख रहा था। अभी सच में उससे काफी प्यार करता है, शिवेश जी ने दिल ही दिल कहा और उन दोनों को प्यार से देखने लग गए। वेल, उन्हें सिर्फ उनके बेटे की खुशी चाहिए थी और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते थे। अगर शौर्या की जगह दूसरी कोई भी लड़की होती या फिर अगर वो किसी रेप्यूटेड फैमिली से भी बिलोंग नहीं कर रही होती तब भी वो खुश होते। जब तक उनका अपना खुश है तब तक वो दोनों भी खुश है। एक एक करके वहाँ अलग अलग चीजें नीलाम हो रही थी। पहले छोटी छोटी चीजें थी
जिसमें शौर्या को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और उन्हें देखकर ना ही उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन आ रहे थे, सो अभिमन्यु ने भी उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। थोड़ी देर बाद ही ऑक्शन में एक रूबी की बेहद खूबसूरत रिंग आ गई। मिस्टर राव उस रिंग के बारे में बताने ही वाले थे, तब तक ही मैनेजर ने आकर कुछ कह दिया और उस रिंग को वापस ले जाया गया। कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? ये रिंग वापस क्यों चली गई? शौर्या ने अभिमन्यु की तरफ झुककर सवाल किया। क्या तुम्हें वो रिंग पसंद आई थी प्रिंसेस? अभिमन्यु ने आंखों में चमक लाते हुए उससे सवाल किया। नहीं, शौर्या ने ना में सर हिलाया और अभिमन्यु फिर से वैसे ही नॉर्मल होकर बैठ गया। उसने शौर्या का हाथ अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और धीरे धीरे उसके फिंगर्स के साथ खेल रहा था। बाकी दूसरी चीजों की तरह उसका कोई भी ध्यान नहीं था। शौर्या को भी किसी को कोई फिक्र नहीं थी और वो अभिमन्यु की सॉफ्ट टच को फील करते हुए कभी ऑक्शन की तरफ ध्यान दे रही थी तो कभी अभिमन्यु की तरफ प्यार से देख रही थी। उसके बाद भी कई चीजें वहां ऑक्शन में आए, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस औक्सान में कोई नबी ज्वेलरी, डायमंड या फिर कीमती जेड कुछ भी नीलाम नहीं हो रहा था। सिर्फ शौर्या ही नहीं बल्कि बाकी के लोग भी इस बारे में बात कर रहे थे। उनमें से काफी लोगों को पता था कि आज यहाँ कुछ कीमती ज्वेलरी और जेड नीलाम होने वाले हैं और उसी के लिए तो वो यहाँ आए थे, लेकिन अब उनमें से कुछ भी नीलाम नहीं हुआ। ये देखकर वो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। मिसेस राव, आपने तो कहा था कि इस ऑक्शन में एक बेहद ही नायाब और रेयर डायमंड का सेट नीलाम होने वाला है, फिर वो अब तक सामने क्यों नहीं आया? मृणाल जी ने मिसेस राव से सवाल किया। उनका आज यहाँ आने का सबसे मेन रीजन यही था। वो रेयर डायमंड का सेट पाना चाहती थी और उसे शौर्या को गिफ्ट करना चाहती थी, लेकिन वो सेट ही की समाने ही नहीं आ रहा था। अम्मा, मुझे भी ठीक से नहीं पता है, मिसेस राव किसी तरह से मुस्कुराई। अजीब है, अब तक वो सेट आना चाहिए था। सिर्फ वो ही नहीं, दूसरे कुछ ज्वेलरी पीसेस भी आने चाहिए थे, फिर आए क्यों नहीं? मिसेस राव भी काफी कंफ्यूज थी। ये ऑक्शन इस साल का सबसे बड़ा ऑक्शन था और इसमें नीलाम होने वाला सामान लगभग पूरी दुनिया भर से लाया गया था। वहां नीलाम होने वाले सारी चीजों का सीक्वेंस तय करते वक्त मिसेस राव भी वह थी, इसीलिए वो ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। क्या हुआ? अभिमन्यु ने शौर्या के चेहरे पर के बनते बिगड़ते भाव को देखकर सवाल किया और शौर्या छोटी छोटी नजरों से उसे घूर कर देखने लग गई। इस ऑक्शन एक भी ज्वेलरी पीस नहीं आया है, शौर्या ने कहा और अभिमन्यु की आंखों में फिर से चमक आ गई। क्या तुम्हें कोई ज्वेलरी चाहिए? अभिमन्यु ने एक्साइटेड होते हुए सवाल किया। नहीं, और बेहतर है कि आपने जो कुछ भी यहाँ नीलाम होने से पहले खरीदा है ना, वो अपने तक ही रखे। मुझे उन ज्वेलरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, शौर्या उसके आंखों में देखते हुए बोली और फिर सामने देख करने लग गई। अभिमन्यु समझने की कोशिश कर रहा था कि उसने अभी अभी क्या कहा। उसे अच्छे से याद था कि जब उसने मैसेज करके मिहिर से सब खरीदने के लिए कहा था तब शौर्या का ध्यान नहीं था उसके तरफ। फिर अब वो इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती है कि उसने ही सारी ज्वेलरी खरीदी है, और उससे भी बढ़कर ये कहना कि उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभिमन्यु के सारी एक्साइटमेंट पर पानी फेर गया। अम्मा, बेशक उस रिंग के मुझे उसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, सर के बजाय आप। शौर्या ने कहकर एक पॉज लिया और अभिमन्यु की आंखों को चमक फिर से लौट कर आ गई। इसके बजाय क्या? उसने उसकी तरफ झुककर प्यार से सवाल किया। इसके बजाय हम डिनर पर जा सकते हैं और बीच पर भी, शौर्या आंखें मिचकाते हुए बोली और अभिमन्यु के ओठों पर उसकी बात सुनकर एक बड़ी ही दिलकश मुस्कान बिखर गई। बिल्कुल प्रिंसेस, अभिमन्यु ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहा और शौर्या के आगे हाथ बढ़ा दिया। अगले ही पल वो दोनों खड़े हो गए और वहां से जाने लग गए। शौर्या को उस ऑक्शन में अब इंटरेस्ट नहीं था। उसने मृणाल जी को कॉल किया और उनसे इजाजत ले ली कि वो अभिमन्यु के साथ जाए क्या। एंड एज यूजुअली मृणाल जी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया और उनकी इजाजत मिलते ही शौर्या और अभिमन्यु वहां से चले गए। योजक चिन्ह, वाह! शौर्या अपने सामने फैले हुए उस बड़े से समंदर को देख रही थी। जहां तक नजर जाए वह तक वहां पानी ही पानी था। समंदर की उठती लहरों का वो शोर, शाम की सुहानी हवा, वो लाल नारंगी हुआ पानी में डूबता हुआ आग का गोला और उस खूबसूरत माहौल में सिर्फ वो दोनों, सब कुछ किसी फेरूटेल की तरह था। शौर्या में मुड़कर अभिमन्यु की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए फिर पानी की तरफ भाग गई। वैसे भी उसे पानी, समंदर हद से ज्यादा पसंद था और वो उसके रिबर्थ के बाद से ही समंदर के पास आना चाहती थी, बट उसे वक्त ही नहीं मिला। बट अब उसकी ये चाहत पूरी हो गई थी। शौर्या ने आंखें भर के उस विशाल समंदर को देखा और फिर अपने आप को झोंक दिया उन लहरों के बीच। वो किसी बच्ची की तरह पानी में खेल रही थी, सबको भूलकर, सब कुछ भूलकर बस उस पर को पूरी तरह से एंजॉय कर रही थी, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए।
और वही उसका अभिमन्यु उसे देख रहा था, और जितना उसे देख रहा था ना उतना ही प्यार बढ़ रहा था उसे शौर्या के लिए। उसने अब तक अलग अलग रूप देखे थे शौर्या के, और उन सब में से उसका ये वाला रूप सबसे अच्छा और अभिमन्यु को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा था। उसकी वो मासूमियत, उसकी वो खूबसूरती, उसका मुस्कुराना, खिलखिलाते हुए पानी के साथ खेलना। आह, अभिमन्यु के दिल में अलग सी गुदगुदी पैदा कर गए। मैंने तो सुना था कि मोहब्बत सिर्फ एक बार होती है, लेकिन यहाँ मुझे तो मोहब्बत बार बार हो रही है और हर बार तुमसे ही हो रही है प्रिंसेस, अभिमन्यु ने उसे देखते हुए दिल ही दिल कहा। और उसी वक्त शौर्या ने उसकी तरफ देखा। मेरे साथ आइए ना मन, शौर्या ने उसे आवाज देकर पुकारा और फिर से पानी में खेलने लग गई। इस वक्त शौर्या सर से पांव तक भीगी हुई थी, उसके कपड़े उसके बॉडी से चिपके हुए थे और उसके कर्व साफ साफ नजर आ रहे थे। बस शौर्या को इसकी कोई भी फिक्र नहीं थी, वो बेफिक्र होकर अपनी ही दुनिया में मशगूल थी। और फिक्र करने वाली बात भी कहा थी, वहाँ उस बिच पर सिवाय उसके और अभिमन्यु के कोई और नहीं था, और अभिमन्यु पर उसे पूरा भरोसा था। आंखें बंद करके भरोसा करती थी वो उस पर, और उसे यकीन था कि अभिमन्यु कभी भी उसे बुरी नियत से नहीं देखेगा। अभिमन्यु उसके पास आ गया और तभी शौर्या ने उसके ऊपर पानी उछाल दिया। प्रिंसेस, उसमें खोया हुआ अभिमन्यु बिल्कुल भी तैयार नहीं था इसके लिए। वो जल्दी से एक दो कदम पीछे हो गया और शौर्या खिलखिलाकर हंसने लग गई। तुम्हें तो मैं, रुको अभी बताता हूँ तुम्हें, अभिमन्यु ने कहा और अगले ही पल वो शौर्या पर पानी डालने लग गया। आह मन, रुको आप भी, शौर्या भी फिर उस पर पानी डालने लग गई। लेकिन अभिमन्यु इस मामले में उससे ज्यादा एक्टिव था, सो वो कुछ ज्यादा ही पानी डाल रहा था उस पर। शौर्या फिर उससे बचकर वह से भागने लग गई और अभिमन्यु भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ा। जल्दी ही उसने उसे पकड़ लिया और उसे पीछे से अपनी बाहों में भरकर गोल गोल घुमाने लग गया। उन दोनों की हंसी की गूंज उस बिच पर गूंज रही थी। हमारा बेटा खुश है वो शिवेश, और इधर उनसे कई हजारों किलोमीटर दूर रहने वाले उसके मोम डैड उसे देखकर खुश हो रहे थे। उन दोनों के ऑक्शन से बाहर निकलते ही कनक जी ने मिहिर को कॉल किया था और उसे धमकी दी थी कि वो अभिमन्यु और शौर्या क्या कर रहे हैं ये दिखाए। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि भी अभी कुछ देर पहले इतना स्वीट प्यारा बिहेव करने वाला लड़का उनका बेटा है। पहले बार वो उन्हें इतना खुश दिख रहा था और वो दोनों उसे और भी ऐसे ही खुश हंसते ही देखना चाहते थे। सो उन्होंने मिहिर से कह दिया और उनके ऑर्डर पर ही उन दोनों के इन प्यारे पलों जो वीडियो कॉल के थ्रू दूर से ही दिखाया जा रहा था। दैट्स इट्स, अब तुम वह से दूर जाओ और उन्हें डिस्टर्ब मत करो, कनका जी ने मिहिर से कहा। उनके बेटे और बहू के प्राइवेट मोमेंट को कोई और देखे ये उन्हें मंजूर नहीं था। सो उन्होंने उन सबको दूर जाने के लिए कहा और शिवेश जी की तरफ देखकर मुस्कुराए। जेट अरेंज करने के लिए कह देता हूँ रुस्तम से, हम कल ही इंडिया के लिए निकलेंगे। शिवेश जी बिना कनक जी के कहे ही उनके दिल की बात समझ गए और कनक जी ने उन्हें प्यार से गले लगा लिया। योजक चिन्ह, आह मन, शौर्या चीखते हुए ही बोली। अरु अगले ही पल दोनों पानी में गिर पड़े। अब भी ना मन, ऐसे कौन गिराता है पानी में, शौर्या ने कंप्लेंट की और अभिमन्यु का ध्यान नहीं है ये देखकर उसने उसे पुश किया और स्विम करते हुए उससे दूर जाने लग गई। प्रिंसेस यू आर सो नॉटी, अभिमन्यु भी फिर उसके पीछे जाने लग गया। अब बोलो कहाँ जाऊंगी, अभिमन्यु ने फिर एक बार उसे पकड़ लिया था और ये काफी बार हुआ था। अभिमन्यु की थोड़ी सी शरारत करने पर शौर्या मुंह बना लेती और उसका ध्यान भटका कि उसके साथ शरारत करके वह से भाग जाती। अभिमन्यु भी उसके खेल में उसका पूरा साथ दे रहा था और उसे उतना ही तंग भी कर रहा था, वह उससे तंग हो भी रहा था। आपके सिवा और कहाँ जा सकती हूँ मैं, शौर्या प्यार से बोली और अभिमन्यु उसे लेकर किनारे के पास आ गया। वो दोनों ऊपर आसमान के तरफ देखते ही किनारे पर लेट गए। बीच बीच में पानी की लहर आकर उन्हें भीगा रही थी और वो उस पल को सुकून के साथ जीते हुए एक दूसरे के तरफ देख रहे थे। मैं आए, अभिमन्यु ने उसके ओठों की तरफ देखकर इजाजत मांग ली। काफी देर से वो अपने आप को रोके हुए था। उसकी प्रिंसेस खुश थी और वो उसे अच्छे से एंजॉय करने देना चाहता था। सो उसकी खुशी के बीच में वो नहीं आया। बट अब शौर्या के उस भीगे हुए रूप को देखकर उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसने धीरे से शौर्या के चेहरे पर चिपके हुए उन बालों को पीछे किया और प्यार से उसके गाल को सहलाते हुए पूछा। जवाब में शौर्या ने उसके आंखें बंद कर दी और अगले ही पल दोनों के ओठ एक दूसरे के ओठों से टकरा गए। मन, हम अभी बाहर हैं, शौर्या ने हल्का कहते हुए ही कहा। अभिमन्यु और उसने पहले भी कई बार किस शेयर की थी, लेकिन ये किस कुछ ज्यादा ही इंटेंस थी। अभिमन्यु के सारे जज्बात इसमें ओवरलोडेड थे और उनकी हालत बुरी तरह से भीगे हुए वो दोनों एक दूसरे के बॉडी को पूरी तरह से फील कर पा रहे थे। वो ठंडी हवा और उनके बॉडी की बढ़ी हुई गर्मी, शौर्या भी अपने आप पर काबू रख नहीं पा रही थी और अभिमन्यु की हालत भी उसके बस में नहीं थी।
इसीलिए शौर्या ने कहते हुए ही उससे कहा, हम आई कनो। अभिमन्यु की वो डीप इंटेंस आवाज और उसके बाद फिर एक बार उलझे हुए उन दोनों के ओठ। आह! शौर्या सिसक पड़ी। न। शौर्या ने किसी तरह से अपने ओठ ही छुड़ाए और गहरी सांस लेते ही उसे पुकारा, लेट्स डू इट प्रिंसेस, आई वॉन्ट यू। और अभिमन्यु से रहा ही नहीं गया। इतनी खूबसूरत भीगी हुई वो उसके सामने थी। सूरज की वो हल्की नारंगी सुनहरी रोशनी में उसकी पूरी बॉडी चमक रही थी। उसके कर्व्स, उसके बॉडी का हर एक हिस्सा उसके सामने उजागर हो रहा था। फिर कैसे भला वो खुद पर कंट्रोल रख पाता। उसने उससे कहा कि वो आज उसके साथ पूरी हदें पार करना चाहता है। उसे वो चाहिए, उसे अपना बनाना चाहता है। और उसके ये कहते ही शौर्या की आंखों बड़ी बड़ी हो गई। वॉट? नो। शौर्या ने काफी तेज रिस्पॉन्स दिया और उसे पुश करके उठकर बैठ गई। उसकी ये रिएक्शन और अभिमन्यु को थोड़ा बुरा लगा। पल भर के अनही ना जाने कौन कौन से और कैसे कसी ख्यालात उसके दिमाग में आने लग गए। उदास होकर वो उससे दूर हुआ और नीचे लेटकर वो आसमान की तरफ देखने लग गया। कुछ देर उन दोनों के बीच खामोशी ही थी। शौर्या शर्म से लाल हुए अपना चेहरा झुकाकर बैठी थी तो वही अभिमन्यु ने कसकर अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसके दिमाग में ना जाने कैसे कैसे ख्यालात आ रहे थे। उसे इतना चुप देखकर शौर्या ने धीरे से उसकी तरफ देखा। अभिमन्यु के चेहरे पर बेचैनी भरे भाव थे जिसे शौर्या पल में समझ गई। वो धीरे से उसके सीने पर सर रख कर लेट गई। हम इस वक्त बाहर है, किसी ने देख लिया तो? शौर्या धीरे से बुदबुदाए और उसकी बात सुनकर अभिमन्यु ने झट से उसकी आंखें खोली। क्या मतलब? अभिमन्यु ने सवाल किया और शौर्या शर्म से और उसके बाहों में सिमटी। आपके पूरे गार्ड्स हैं यहाँ और मेरे भी। शौर्या का फिर एक बार हल्की से गुनगुनाना और उसमें और सिमटना। अभिमन्यु के ओठों पर स्माइल आ गई। हम है तो सही, लेकिन मुझे यकीन है वो हमें नहीं देखेंगे। अभिमन्यु का कहना और शौर्या ने शर्म से उसके सीने पर हल्के से मार दिया। कुछ भी, वो गार्ड्स कितने एक्टिव है आपको भी पता है। हमारी सिक्योरिटी के लिए वो हमेशा एक्टिव रहते हैं और अगर उन्होंने देखा तो। शौर्या उससे दूर हुई और उसके अपना चेहरा हाथों से छिपा लिया। उसकी ये हरकत और अभिमन्यु जोर से हंस पड़ा। माय प्रिंसेस, अभिमन्यु ने उसे अपने बाहों में भरा। वैसे प्रिंसेस, अगर हम यहाँ ना होकर अगर रूम में होते तो क्या आज तुम? अभिमन्यु शरारती शौर्या को छेड़ने के लहजे में बोल ही रहा था कि शौर्या ने उसके ओठों पर हाथ रख दिया और शर्माते हुए नामे सर हिला दिया। अभिमन्यु का छेड़ना उसे इस हद तक शर्मा गया था कि उसके गाल और कान दोनों लाल हो गए थे। टू बी कंटिन्यूड।